नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट का हमने अधिकतम सिलेबस पूर्ण कर लिया एवं अब हम फाइनल ईयर के बच्चों के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उस सीरीज में हम हीगल के विचारों को पढ़ रहे हैं। आज हम हीगल के द्वारा राज्य के बारे में क्या विचार हैं, राज्य के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह से उन्होंने राज्य को बताया, क्या उसके बारे में उनके विचार हैं और समाज के बारे में, तो देखते हैं हम इसमें। हीगल रूसो, हाब्सबर्ग, अन्य जो भी संविदावादी हैं या समझौतावादी विचारक हैं, उनकी जो विचारधारा है उससे ये बिल्कुल सहमत नहीं है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और इसका उदय किसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके विपरीत वह इस संबंध में यूनानी विचारकों से प्रभावित हैं। वे अरस्तु की भांति राज्य को एक स्वाभाविक संगठन मानते हैं और उनका विचार है कि व्यक्ति का उच्चतम विकास राज्य में ही संभव है। हीगल राज्य को व्यक्तियों के एक कोरे समूह के स्थान पर वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता एवं विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी जो समझौतावादी विचारक हैं वो कृत्रिम संस्था के रूप में मानते थे, तो इनके विचार मतभेद उससे रखते हैं, जबकि अरस्तु की तरह स्वाभाविक एक प्रक्रिया या स्वाभाविक संगठन के रूप में जो राज्य की मान्यता दी गई है उसको इन्होंने अपने विचारों में लिया, उसको आधार बनाया, जिसमें बताया उन्होंने कि वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता एवं विश्वात्मा की अभिव्यक्ति मूल रूप से राज्य के बारे में बताया। राज्य की उत्पत्ति की हम जब बात करते हैं कि ओरिजिन राज्य का कहाँ से कैसे हुआ, तो हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का एक विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने लिखा है कि इसका निर्माण दो प्रकार के तत्वों से होता है। एक तरफ विश्वात्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई इसके विकास में सहयोग देती है, तथा दूसरी ओर मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए इसका निर्माण करते हैं। उनका विचार है कि मानवीय जीवन का सार स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का इतिहास है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अब तक जो मानवीय संगठन बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला परिवार माना गया, जो कि मनुष्य की इंद्रिय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है और उसको निश्चितता प्रदान करता है, पारस्परिक प्रेम और संबंधों की प्रगाढ़ता को दृष्टि देता है। एक बाद है और वेपर के शब्दों में हीगल के राज्य संबंधी विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु है। परिवार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत छोटा सिद्ध होता है, इसलिए प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज का उदय होता है। यानी एक तो थीसिस जिसे हम वाद कहते हैं और दूसरा प्रतिवाद, यानी जो एक समाज के रूप को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रतिवाद के रूप में या एंटीथीसिस के रूप में नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी को हम इसमें लेते हैं,
इसकी उदय होता है या उत्पत्ति होती है। परिवार के विपरीत यह ऐसे स्वाधीन मनुष्यों का समूह होता है जो केवल स्वहित के धागे से बंधे होते हैं। परिवारवाद और नागरिक समाज प्रतिवाद, तो इनमें परस्पर प्रतिक्रिया होती रहती है। परिणाम स्वरूप जब प्रतिक्रिया होती है, यानी पहले थीसिस फिर एंटीथीसिस, दोनों के रिएक्शन से जो तीसरी अवस्था प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं संवाद, जिसको हम अंग्रेजी में सिंथेसिस के नाम से कहते हैं या जानते हैं। तो ये 3 तरह की स्थिति पैदा हो गई: वाद, प्रतिवाद, संवाद। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। सिंथेसिस जो तत्व निकल के आता है वो दोनों के जो पूर्व अवस्था है उसके आधार पर ही एक ऐसा विशुद्ध स्वरूप होता है, विशुद्ध एक तत्व होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी दोष नहीं होता है, और उसको समाज द्वारा भविष्य के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसको अपने जीवन में जीवन के ढंग के रूप में ढाल करके आगे ले जाना होता है। इस प्रकार ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, विकास की चरम सीमा राज्य और विकासवादी प्रक्रिया में राज्य से उच्चतर व अधिक पूर्ण कोई नहीं है। हीगल के अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। फिर अगले फेज में देखते हैं राज्य साध्य और व्यक्ति साधन। यानी इसमें जो गंतव्य मूल रूप से टारगेट है, साध्य है या गंतव्य स्थल है, उसको राज्य माना है। व्यक्ति उसका मीडियम है, माध्यम है या उसका वहाँ तक पहुँचाने का साधन है। तो इसमें राज्य की स्थिति को श्रेयस्कर श्रेष्ठ माना है। राज्य एक संपूर्ण इकाई, एक प्राकृतिक सावयव है और व्यक्ति उसके अंग या अवयव मात्र हैं। जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंगों से शरीर का एक विस्तृत रूप बनता है, वैसे ही राज्य व्यक्तियों से बड़ा स्वरूप धारण करता है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, इस तरह से व्यक्तियों का एक समूह, समूह से फिर आगे जाकर के उसका विस्तृत आकार एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति साधन मात्र है। हीगल व्यक्तिवादियों और उपयोगितावादियों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति का सुख और स्वतंत्रता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और राज्य इसी उद्देश्य को पूरा करने का एक कृत्रिम साधन है। हीगल मानते हैं कि राज्य परम सत्य और वास्तविकता है, इसीलिए वही साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है। उन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन या फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है, मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। हीगल की धारणा को प्रोफेसर मैकवर्न ने व्यक्त किया है कि पुराने उदारवादी इस बात पर जोर देते थे कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है बल्कि एक साधन मात्र है और साध्य है जनता की भलाई और कल्याण। हीगल मानते हैं कि राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और अभ्रांत, कभी गलत न करने वाला है। राज्य तो पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है, वह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक दैवीय विचार है। तो इस तरह से राज्य के विषय में जो हीगल के विचार हैं वो प्रमुख रूप से हमने देखे। समाज के रूप में जो दृष्टिकोण है उसमें हम देखते हैं कि राज्य को समाज से भी उच्च और श्रेष्ठ मानते हैं। हीगल के द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए जो विचार उन्होंने अपनाया उसके अंतर्गत परिवारवाद, नागरिक समाज प्रतिवाद और राज्य संवाद। इस तरह से समाज सार्वभौम आत्मा के विकास में राज्य से पहले की अवस्था है और उसका आधार स्वार्थ तथा प्रतियोगिता है, लेकिन राज्य सार्वभौम आत्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है और इस दृष्टि से समाज की तुलना में उच्च है।
राज्य सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी इच्छा के अनुसार निर्धारित और नियमित कर सकता है। हीगल की इसी धारणा के कारण उसके दर्शन को सर्वाधिकारवादी भी कहा जाता है। हीगल का सिद्धांत है वो इतिहास में अपने आप में नया है, बिल्कुल विचारकों से कुछ अलग स्थिति रखता है। प्लेटो को छोड़कर के सभी विचारकों ने राज्य की तुलना में समाज को प्रधानता दी। हीगल के युग के उदारवादी विचारक राज्य की तुलना में समाज को बहुत उच्च संस्था को मानते थे। हीगल ने अपनी विचारधारा के नितांत विपरीत हीगल ने उसकी विचारधारा के नितांत विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हीगल के जो विचार हैं वो अन्य विचारकों से भिन्नता रखते हैं, अंतर रखते हैं, और इसीलिए हीगल को अपने आप में एक अलग विचारक माना जाता है। धन्यवाद।